कैसे हो? All well. आप बताइए, how are you? आई एम फाइन सर। Thank you for having us here. थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पसंद करूंगा। माई सेल्फ दिनेश शर्मा, वर्किंग इन स्टाकी सिंस 2012 एंड आई हैविंग अ लॉन्ग एसोसिएशन विद मिस्टर परमे जी। और मेरे साथ बैठे हैं आज हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं हेयरिंग एड के ऊपर, उनके ऊपर इंट्रोडक्शन लेंगे इनसे कि क्या क्या इनके व्यू है उसके प्रति। एंड अलॉन्ग विद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप अपने आपको बताइए कि आप एक हेयरिंग सोल्यूशन जो है ये कितना पुराना है और आप अपने हाल से इसके साथ जुड़े हुए हैं। Hello everyone. I am Pranay Barapatre. I am basically from Maharashtra, but मुझे यहाँ पे आए हुए चंडीगढ़ में 25 साल हो गए दिनेश जी। अब तो मतलब सिल्वर जुबिली जिसको कहते हैं हम इस साल मनाएंगे, ठीक है। बट मैं एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 25 साल से रहते हुए पंजाबी हो गया हो। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी from with different hearing aid brands basically, and उसके बाद we started this venture Eco Hearing Solutions जो कि 2012 में हमने स्टार्ट किया है। तब से लेकर अब तक it has been a long journey but quite satisfied journey मैं ये बोलूँगा, क्योंकि different पेशेंट्स को हैंडल करना, उनकी लाइफ्स को टच करना, वो देख के एक सेटिस्फैक्शन मिलता है बेसिकली। ओके, तो इसका मतलब आप 13 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं, प्लस आपको हेयरिंग एड के इको हेयरिंग सोल्यूशन। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ओके, तो सर मेरा सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आपसे कि लाइक कि हेयरिंग एड जो यूजर है वो हेयरिंग एड के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उससे पहले ये है कि हेयरिंग लॉस के सबसे मेजर कारण क्या है कि जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है। एंड आफ्टर दैट जो मैंने पहला क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर करेंगे हेयरिंग एड। एक तो सर हेयरिंग लॉस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों में। हेयरिंग लॉस जो होता है एक तो एजिंग रिलेटेड तो होता ही है, उसके अलावा जेनेटिक रीजंस भी रहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है तो एक ये भी एक कॉमन रीजन है। बाय बर्थ जहाँ पे व्हेन बेबी इज इन होम तब कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी हेयरिंग लॉस हो जाता है, या कॉकलिया की डेवलपमेंट ना हो उससे भी न्यूबॉर्न बेबीज को हेयरिंग लॉस हो सकता है। बाकी आम जनता के लिए जो नॉर्मल रीजंस है, ओवर एक्सपोजर टू नॉइज, ट्रैफिक और नॉइज पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल नॉइज पोल्यूशन, या जो आजकल जन जी खासकर जो कानों में अपने ईयरबड्स लेकर ढाई लगाकर म्यूजिक सुनते हैं तो उससे भी बिल्कुल हेयरिंग लॉस हो सकता है। बट इट्स वेरी कॉमन, वो हर एक एज में ही हो रहा है। पहले कहते थे कि जी हेयरिंग लॉस हो चुका है और दैट मीन्स ये अब ओल्ड हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। हेयरिंग लॉस इज वेरी कॉमन थिंग एंड हर एज में वो हर किसी को टच करता है। हमारे पास पहले ये होता था कि अराउंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी 13 years बैक, तो 70% ऑफ द क्लाइंटेल यूज्ड टू बी द ओल्ड एज क्लाइंटेल। अब वो रेशो आज 13 साल में 60-40 हो गया। अब 60% जो सीनियर सिटीजन आते हैं एंड 40% जो है सारा मिक्स आता है, जिसमें पीड्स रेंज भी है, यंगस्टर्स भी है, मिडल एज ग्रुप वाले भी है। ये सारे लोग है जिनको हेयरिंग लॉस एक्चुअल में होता है। एक क्वेश्चन है, बेसिक है, जैसे आपने बताया कि कारण क्या है, बट समटाइम जैसे मैं एक कॉमन आदमी हूँ, अगर तो मुझे रास्ते में जा रहा हूँ या मैं अपने परिवार में किसी को देखूँ तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि उसको हेयरिंग लॉस हो चुका है या है समथिंग, कुछ ऐसी निशानियां होती होंगी, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। सर, जब आप के घर में किसी को हेयरिंग लॉस हो जाता है या किसी को भी हेयरिंग लॉस हो जाता है, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। अब बिहेवियर आपको फेस पे नजर नहीं आएगा बट इंटरनली वो पेशेंट सफर करता है। बट वो अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी सोसाइटी में हेयरिंग लॉस को एक ऐसा समझा जाता है कि ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है, या कई जगह थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया जाता है। तो कई पेशेंट्स अपने आप नहीं बताएंगे कि मुझे हेयरिंग लॉस है, बट बिहेवियर से बताएंगे। बिहेवियर कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा। सुनते हुए किसी की बात सुनते हुए या बात करते हुए वो थोड़ा सा अपना कान आगे ले जाएंगे या एंगल चेंज करेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, या आपसे कई बार बीच में चीजें रिपीट करवाएंगे। अगर घर में वो टीवी देख रहे हैं तो टीवी को लाउड सुनेंगे। फोन में जो कन्वर्सेशन हो रही है फोन की लाउड वॉल्यूम करेंगे या स्पीकर फोन पे बात करेंगे, या
जो कॉलर है उससे बार बार रिपीट करवाएंगे क्वेश्चंस। तो ये सारे बेसिकली एक कॉमन फैक्टर्स है। सेकंड है कि सोशली वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करने की कोशिश में रहेंगे हमेशा, कि मुझे बाहर जाना ना पड़े, बाहर किसी से बातचीत ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे अंदर ये हियरिंग की प्रॉब्लम है। तो इस हियरिंग की प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए कि मैं कोई और हेल्प ना लूं, मेडिकल हेल्प ना लूं, बट मैं क्या करूंगा कि मैं अपने आप को ही सोसाइटी से अलग कर दूं, ताकि मेरी प्रॉब्लम सोसाइटी को पता ही ना चले। तो एक ये एटीट्यूड रहता है। बट मैं ये समझता हूँ कि इस एटीट्यूड से अब आजकल चलने की जरूरत नहीं है। हियरिंग एड्स आजकल बहुत छोटी छोटी इनविजिबल हियरिंग एड आ गई है जो पता भी नहीं चलता है। इनफैक्ट मैं एज अ हियरिंग एड डिस्पेंसर भी कई बार पेशेंट से अपने पूछता हूँ कि जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास किसी चीज के लिए, तो मैं पूछता हूँ कि आज आपने हियरिंग एड नहीं लगाई है? वो ऐसे सिर घुमा के कहते हैं सर ये देखिए हियरिंग एड लगाई, तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो सर आपने बताया थोड़ा सा एज के हिसाब से, छोटा बच्चा है, इसलिए मैं जस्ट न्यू बोर्न बेबी है, तो कब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हियरिंग लॉस, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हेल्प करते हैं, हम लेमन तरीके सोचे हमें कहाँ विजिट करनी चाहिए फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया देख लीजिए आपने कि न्यू बोर्न बेबीज, वो बहुत बड़ा पॉइंट है बेसिकली। न्यू बोर्न बेबीज, कई बच्चे होते हैं जन्मता ही उनको हियरिंग की प्रॉब्लम होती है। अब बच्चा एडल्ट तो बता सकता है ना आपको कि मुझे प्रॉब्लम है, या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बच्चा तो बता नहीं सकता। तो WHO का एक नॉर्म है कि कोई भी न्यू बोर्न बेबी है उसका OA किया जाए, यानी हियरिंग स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है, वो कंपलसरी कर दिया, बट इंडिया में कई जगह ये कंपलसरी नहीं है, कई जगह पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, कई जगह सोचते हैं कि पता नहीं ये फालतू सा टेस्ट है, कोई पता नहीं इस टेस्ट का कोई पर्पज नहीं, ऐसा नहीं है, पर्पज है उसका। हियरिंग स्क्रीनिंग करके हमें एटलीस्ट पता चल जाएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक उसका एक हियरिंग स्क्रीनिंग किया जाता है जिसको कहा जाता है OAE, ऑटो अकॉस्टिक एमिशन। ठीक है, ऑटो अकॉस्टिक एमिशन के थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि न्यू बॉर्न बेबी में हियरिंग प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो आजकल इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो बता देते हैं कि पास। ठीक है, अगर पास है तो दैट मीन्स हियरिंग प्रेजेंट है। अगर उसमें रेफरेंस या फेल आ जाता है या रेफर आ जाता है तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ इश्यू है। तो उसमें फर्दर टेस्टिंग के थ्रू हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम है या नहीं है, और प्रॉब्लम है तो कितनी प्रॉब्लम है। जिसके लिए अगर बिलो 12 मंथ्स है तो ऑटोमेटेड ABR आ जाता है, अब वो 12 मंथ्स है तो उसके लिए बेरा आ जाता है। तो इन डिफरेंट टेस्ट्स के थ्रू हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि उनको हियरिंग लॉस है या नहीं है, या उनकी हियरिंग नॉर्मल है या नहीं। तो ये जो टेस्टिंग की जो आप हमें बता रहे हैं, तो क्या ये टेस्टिंग कॉस्ट जो है विद इन पॉकेट है पेशेंट के, कि बहुत ज्यादा कॉस्ट है जिसकी वजह से लोग डरते हैं? एज यू नो समटाइम हम भी लोग सोचते हैं कई बार कि भाई कितने पैसे लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, तो क्या इट्स बजट फ्रेंडली? दिनेश, देखा जाए तो ये फ्रेंडली, बिल्कुल देखा जाए तो टाइमिंग फ्रेंडली तो है, बिकॉज ये टेस्ट हार्डली 10 मिनट्स का है जो OA की हम बात करेंगे। हाँ, अगर हमें बेरा करवाना पड़ता है तो बेरा के लिए डेफिनेटली टाइम जरूर लगता है, बट OA हार्डली 10 मिनट्स का है। बच्चा जब सोता रहता है तो सोते हुए भी बच्चे का ये टेस्ट आराम से 10 मिनट्स किया जा सकता है, और टेस्ट हार्डली 1500 का है। ओके, अगला मेरा जो क्वेश्चन था, जो मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा भी था, कि अगर किसी को हियरिंग लॉस है तो उनको आइडेंटिफिकेशन आपने बता दिया कि कैसे हमने टेस्ट कैसे करना है, हमने उनके सिम्टम्स बता दिए कि क्या क्या है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको सुनने की दिक्कत है। बट आगे का प्रोसीजर जो है जिसमें हमने उनको हियरिंग एड सजेस्ट करनी है, वो आप किस तरीके से चूज करते हो? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर, फिर हम आगे बात करें। अब ये एडल्ट की बात कर रहे हैं आप या बेबीज की? मैं अभी एडल्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है, एडल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो अगर एडल्ट्स की बात अगर हम करेंगे, किसी को हियरिंग लॉस अगर आइडेंटिफाई हो चुका है तो हमें ये देखना है कि किस टाइप का हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव है, मिक्स्ड है, या वो सेंसरी न्यूरल है। जहाँ पे सेंसरी न्यूरल होता है वहाँ पे हमें हियरिंग एड के थ्रू हेल्प लेकर उनका हम नॉर्मल तो नहीं कर सकते, ये जो भगवान ने हमें कान दिए हो तो हम कभी नॉर्मल चीज उनको दे नहीं सकते, बट हाँ एडवांस्ड हियरिंग एड के थ्रू
एडवांस मतलब मैं महंगे की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल कम रेंज में भी एडवांस हेयरिंग एड आते हैं। तो डिजिटल एडवांस्ड हेयरिंग एड के थ्रू हम उनकी जो हेयरिंग प्रॉब्लम है उस समस्या का उनको समाधान दे सकते हैं। आपने अभी एक वर्ड यूज किया, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ उसको, एडवांस। तो एडवांस के ऊपर क्या हम ये सोच सकते हैं कि जैसे आज की डेट में हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, टीवी में देखते हैं, बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं उनके लेक्चर सुनते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें एडवांस हेयरिंग एड में ऐड कर रहे हो या इसको आप सेपरेटली बात कर रहे हो कि हेयरिंग एड में क्या चीज है? आजकल AI चल रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग चीज है बेसिकली। बट जहाँ पे मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन पे आऊंगा कि जहाँ पे हेयरिंग लॉस होता है, ठीक है, वहां पे पेशेंट के लिए आजकल ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। हेयरिंग एड्स स्टाइल्स इतने ज्यादा है, इनविजिबल भी है, इसमें पेशेंट को सोचने की जरूरत ही नहीं कि अरे यार मेरी हेयरिंग एड तो विजिबल रहेगी। नहीं, क्यों विजिबल रहेगी? इनविजिबल हेयरिंग एड्स है, आप इनविजिबल हेयरिंग एड्स लगाए। पहले तो इनविजिबल हेयरिंग एड्स में कवरेज भी नहीं होती थी ज्यादा हेयरिंग लॉस की, एंड थैंक्स टू स्टारकी कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आपकी कंपनी के पास ऐसे हेयरिंग एड्स है जहां पे सीवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी तक हेयरिंग लॉस कवर किया जाता है। तो इसमें पेशेंट को कोई वरी करने की जरूरत नहीं कि वो विजिबल रहेगी। सेकेंडली, आप AI की बात कर रहे हैं, अब आप AI का तो मुझे ही पूछना बनता है आपको कि आप स्टारकी एज ए स्टारकी AI पहले लेकर आई थी इवॉल्व के साथ, लिवियो के साथ, सॉरी लिवियो के साथ पहले लेकर आई थी, लिवियो AI के साथ, फिर इवॉल्व AI के साथ। सो मैं ये कहूंगा कि लिवियो AI एंड इवॉल्व AI एक माइल्ड AI लेवल पे थे, बट AI का जो नेक्स्ट लेवल आप लेकर आया है वो जेनेसिस एंड एज के साथ मुझे लगता है कि वो लेकर आया है कि एक नेक्स्ट लेवल जहाँ पे हमें AI का मिलने लगा है, जहाँ पे आपने कंबाइन किया है डीप न्यूरल नेटवर्क को। डीप न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। साथ में आपने एक प्रोसेसर बनाया है, न्यूरलिंक प्रोसेसर स्टारकी में, तो एक एज जो ब्रेन की साउंड की प्रोसेसिंग होती है उसको मिमिक करता है। तो एक तरीके से पेशेंट को एक नेचुरल साउंड का इंट्रोडक्शन मिलता है। क्वेश्चन है अगला कि कस्टमाइज्ड हेयरिंग एड वो कैसे बनती है, आप कैसे? कस्टमाइज हेयरिंग एड में पहले आपके ईयर का इंप्रेशन लिया जाता है एक स्पेसिफिक मटेरियल से, उसमें एक इंप्रेशन मटेरियल डाला जाता है, फिर गन से इंप्रेशन मटेरियल अंदर इंसर्ट किया जाता है और आपके कान का शेप लेकर, इंटरनल शेप लेकर वो बाहर निकाला जाता है। तो उससे हम ये कस्टमाइज हेयरिंग एड बना सकते हैं। क्वेश्चन है कि जैसे कान के अंदर वाली मशीन आपने हमें बताई, तो क्या इसमें चार्जर वाली हेयरिंग एड्स का ऑप्शन है, चार्जिंग का? बिल्कुल आ गई है, जिसको कहा जाता है CIC-R, कंप्लीटली इन द कैनल रिचार्जेबल हेयरिंग एड्स, जिसमें आपको मिलता है 38 आवर्स का बैकअप और साथ में आपके साथ इसके साथ ये आता है ये चार्जर जिसमें पावर बैकअप रहता है। तो 3 टाइम्स आपकी हेयरिंग एड को ये चार्ज भी कर देगा। मेरा अगला क्वेश्चन है साथ में कि इसको हेयरिंग एड को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? हेयरिंग एड को चार्ज करने में लगते हैं सिर्फ 3 घंटे, अगर 0% उसमें बैटरी बची है तो। सर मेरा सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो आजकल जैसे नई टेक्नोलॉजी की हेयरिंग एड्स अवेलेबल हो रही हैं, तो क्या उनके अंदर कनेक्टिविटी के एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल हैं, स्मार्ट कनेक्टिविटी? आजकल की जो हेयरिंग एड्स है, एक तो ब्लूटूथ एनेबल्ड होने के कारण एक तो आपके स्मार्टफोन से तो कनेक्ट हो ही जाती है, साथ में उसके साथ एसेसरीज भी मिलते हैं। एसेसरीज कैसे कि आपके टीवी के साथ वो कनेक्ट कर सकती है। सो टीवी की जो भी साउंड है वो डायरेक्टली पेशेंट को अपने हेयरिंग एड्स के थ्रू सुनाई देगी। उसमें प्लस किसी को अगर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस में प्रॉब्लम आती है तो एक टेबल माइक करके आता है, आप टेबल पे रख दो तो जो जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे उनकी साउंड को कैच करके डायरेक्टली आपके हेयरिंग एड में वो पुश कर देता है, जिससे आपकी साउंड जो आपको जो साउंड आएगी वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आएगी। दिनेश ये बताइए, अगर हेयरिंग एड किसी की गुम हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो क्या हेयरिंग एड को हम ट्रैक कर सकते हैं? यस सर, आपकी हेयरिंग एड कनेक्टेड होती है फोन के साथ, आप लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। बस ये है कि आपकी हेयरिंग एड चलती हुई होनी चाहिए। अगर बैटरी आउटपुट आई है तो वो लास्ट लोकेशन आपको दिखा देगी। दिनेश जी, स्विमिंग करते हुए कितनी गहराई तक या कितनी देर तक हेयरिंग एड पहन सकते हैं और कितनी गहराई तक वो जा सकती है? सर देखिए, जो इसके अंदर IP68+ की प्रोटेक्शन है, 1 मीटर तक कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके ऊपर पूरा अच्छे से प्रोटेक्शन है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी एज एन हम हमेशा पेशेंट को बताते हैं कि जब भी हेयरिंग एड जब आपका पानी में चला जाए, कुछ देर के लिए उसको बाहर निकाल के क्लीनिंग करके रखिए, ताकि आपकी हेयरिंग एड में कोई पानी अगर गया भी हो तो प्रोटेक्शन के तौर पे बच सके। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि काफ़ी पेशेंट्स को हम देखते हैं जो
हेयरिंग एड लेके आते हैं, 500 रुपये की मशीन है जी, 1000 रुपये की है, 2000 रुपये की है, तो वो हेयरिंग एड है कि क्या है वो हेयरिंग एड नहीं, वो सिर्फ एंड सिर्फ एक एम्पलीफायर है जो कोई भी आवाज कानों के अंदर जा रही है या हेयरिंग एड के अंदर जा रही है उसको एम्पलीफाई करेगा। उसको ये नहीं पता कि आपका हेयरिंग लॉस कितना है, आपको साउंड किस हिसाब से देनी है, किस सिचुएशन में साउंड को प्रोसेस करना है। तो वो ऐसी हेयरिंग एड्स आपके कानों को नुकसान पहुंचाएगी, ज्यादा फायदा कम पहुंचाएगी। ओके सर, हेयरिंग एड में क्या फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम जो है वो आती है? हेयरिंग एड में मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मेंटेन नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो उनके प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है हेयरिंग एड को, क्लीनलीनेस और वैक्स गार्ड वगैरह प्रॉपरली रेगुलरली चेंज कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात यह है कि हेयरिंग एड जैसे हम शर्ट पहनते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको क्लीन रखते हैं, वैसे हमें हेयरिंग एड को भी क्लीन रखना है। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अचानक से बारिश आ गई, मैं वॉक कर रहा हूँ और बारिश इतनी आ गई कि मेरी हेयरिंग एड भीग रही है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो क्या मेरी हेयरिंग एड काम करेगी या नहीं करेगी? तो काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेयरिंग एड के अंदर प्रोटेक्शन है, IP68+ की प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से जितने भी आपके पार्ट्स इंटरनल हैं सभी अच्छे से। तो क्या स्विमिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो भी चलेगी, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ? यस। अच्छा, स्विमिंग करते हुए भी चलेगी हेयरिंग एड? पहन सकते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो जिनके पेरेंट्स को शायद अनदर लैंग्वेज नहीं आती है, हिंदी या पंजाबी जानते हैं ज़्यादातर, तो जब वो बाहर जाते हैं तो क्या ऐसी टेक्निकल फीचर्स अवेलेबल है आज की डेट में हेयरिंग एड में कि जो उनको हेल्प कर सकें? क्यों नहीं, आजकल तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन की हेयरिंग एड्स आती है जहाँ पे हेयरिंग एड आपके लिए किसी भी लैंग्वेज में आपकी आप जो लैंग्वेज समझ सकते हैं उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है आपके लिए। और उसमें हेल्थ ट्रैकिंग फीचर है, उसमें फॉल्ट डिटेक्शन अलर्ट है। अगर बाई चांस किसी के पेरेंट्स को फॉल हो जाता है तो तुरंत उनके बच्चों को मैसेज जाएगा कि हाँ इनका फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है। और आजकल हेयरिंग एड्स में हेल्थ ट्रैकिंग भी आ जाती है जहाँ पे आपकी हेयरिंग एड्स आपके मूवमेंट को ट्रैक करती है और आपको बताती है कि आपकी मूवमेंट कितनी हो रही है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मिथ है काफ़ी कि हेयरिंग एड के साइज बहुत बड़े हैं, बल्कि हैं, लगाने में थोड़ा शर्म आती है, उसके ऊपर आप बताइए क्या क्या फैसिलिटीज आज की डेट में आ रही है? ये देखिए दिनेश जी, ये हेयरिंग एड कितना बड़ा है, कितना छोटा है, राजमा के दाने की तरह ये हेयरिंग एड दिख रहा है आपको। इसको कहा जाता है IC। ये देखिए उससे बड़ा CIC, ये भी 2 राजमा के दाने मिला लो तो ये हेयरिंग एड बन गया। और अगर जेंजी की अगर हम बात करेंगे तो जेंजी स्टाइल में मैं आपको एक हेयरिंग एड दिखाऊंगा। ये ITC हेयरिंग एड कहा जाता है, आप कान में लगा लो, बस ये लगता है कि ईयरबड लगाया हमने। तो ऐसे स्टाइल में आपकी आजकल हेयरिंग एड आने लगे हैं। और अगर हम बात करेंगे अदर हेयरिंग एड की जो कहा जाता है RIC, रिसीवर इन द कैनाल हेयरिंग एड, ये देखिए ये आपके पीछे छुप गया और पतली सी वायर कान के अंदर चलेगी। क्वेश्चन है कि जो हेयरिंग एड यूजर है वो कितने घंटे हेयरिंग एड पहनना चाहिए उसको? मैं रिकमेंड करूंगा कि हेयरिंग एड एटलीस्ट 9 से 10 घंटे तो इंसान ने पहननी चाहिए अगर उनको हेयरिंग लॉस है तो। मिनिमम उतनी हमें स्टिमुलेशन हमारे कानों को या हमारे नर्वस सिस्टम को चाहिए होती है कि हमारी हेयरिंग इंटैक्ट रहे और हम प्रॉपरली बातों को समझें।